आज की वीडियो में हम देखेंगे पहली बात कि ट्रायल कोर्ट चार्ज फ्रेम करते समय आरोपी के स्पष्टीकरण दस्तावेजों पर ध्यान ना दे तो क्या नतीजा होगा। जो उसने अपनी सफाई में डॉक्यूमेंट दिए हैं कि मैंने गलती नहीं की, तो अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए तो क्या नतीजा निकलेगा। दूसरी बात हम देखेंगे कि जब ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन की जाए और रिविजनल कोर्ट बढ़ा चढ़ाकर अपनी शक्तियों को अपीलेट कोर्ट की तरह इस्तेमाल करे तो उसके बाद क्या नतीजा निकलेगा। कुछ शक्तियां कोर्ट ऑफ रिवीजन की होती हैं, कुछ शक्तियां कोर्ट ऑफ अपील की होती हैं। तो यदि कोर्ट ऑफ रिवीजन भी अपनी शक्तियों को कोर्ट ऑफ अपील की तरह इस्तेमाल करे तब ऐसे में क्या होगा। तीसरी बात है, जब ट्रायल कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों के द्वारा शक्तियों के गलत प्रयोग का आरोप हो तो सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देगा। शक्तियों का टकराव जहां पर हो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का क्या दृष्टिकोण होगा। आज के केस के आरोपी के ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड हुई थी और उसके पास से अपनी ज्ञात आय से लगभग 40% अधिक आय होने का आरोप लगाया गया था। जब मामला कोर्ट में चार्जशीट किया गया तो चार्ज की स्टेज पर आरोपी ने रिटन आर्ग्यूमेंट्स दाखिल किए, उसके साथ बहुत सारे दस्तावेज दिए और एक एप्लीकेशन 227 CRPC की लगाई कि इन दस्तावेजों को देखो, इन आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ो और इनके आधार पर हमको डिस्चार्ज कर दो। उन दस्तावेजों में जो आरोपी ने लगाए थे यह बताया गया था कि ये जो राशि आपको या एंटी करप्शन ब्यूरो को वहां से मिली है उसमें से कितनी राशि किससे उधार ली गई थी, कितना धन परिवार के दूसरे सदस्यों का वहां पर रखा हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को, इन रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स को और दस्तावेजों को गैर जरूरी बताकर डिसमिस कर दिया। इसमें आप लोग देखिए, आप भी रोजाना यही बहस करते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी बेगुनाही दिखाते हैं, कहीं कोई वीडियो है, कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आपकी मोबाइल लोकेशन है, ये सब चीजें मिलकर आपकी बेगुनाही दिखाती हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो यह केस आपके केस से मिलता जुलता हो सकता है। ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर से खिन्न होकर उस आरोपी अफसर ने हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल कर दी और पुनः डिस्चार्ज की मांग की। अपने वही पुराने दस्तावेज व आर्ग्यूमेंट्स भी दिखाए जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने देखने से मना कर दिया था। यहां आगे बढ़ने से पहले विद्वान व्यूअर्स को याद करवा देते हैं कि रिवीजन की शक्ति सेक्शन 397 CRPC में दी गई है। इसके अंतर्गत सेशंस कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों के पास यह रिवीजन की शक्ति होती है कि वे अपने अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किए गए आदेशों की वैधता, उनका औचित्य और उनकी शुद्धता, लेजिटिमेसी, वैलिडिटी और करेक्टनेस, इनकी जांच कर सकते हैं। सेक्शन 401 CRPC में केवल हाई कोर्ट की रिवीजनल शक्तियों के बारे में बताया गया है। वर्तमान केस में हाई कोर्ट ने अपनी रिवीजनल शक्तियों का ध्यान नहीं रखा और न सिर्फ कानून से अलग जाकर एक लाइन ले ली बल्कि आरोपी के द्वारा दिए गए उन आर्ग्यूमेंट्स और दस्तावेजों को भी देखा और उनका यकीन किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का चार्ज की स्टेज के लिए बिल्कुल निषेध किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद भी हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, इसका कारण हो सकता है कि आप लोग जानते हो, हमें तो पूरी फाइल पर यह कहीं लिखा हुआ नहीं मिला है। आखिरकार कोर्ट ने आरोपी को डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद प्रोसिक्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील फाइल की। आज के केस का नाम है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस दिलीप सिंह, किशोर सिंह राव। यह एक क्रिमिनल अपील थी जिसका नंबर 2504/2023 था। इस क्रिमिनल अपील को जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने 9 अक्टूबर 2023 को डिसाइड किया है। हमारी हर सहायता मेंबर्स के लिए ही उपलब्ध होती है। मेंबर्स बनते ही हम आपके PDF दस्तावेजों को पढ़कर आपके केस की दशा और आगे की दिशा आपको लिखकर बता देते हैं। क्वशिंग, डिस्चार्ज और एक्विटल, जो भी आपके केस में संभावना बनती है वह संभावना भी आप तक हम पहुंचा देते हैं। जीतने के लिए भविष्य में क्या क्या करना जरूरी है यह भी बताते हैं और यह आपको सब कुछ मुफ्त बताया जाता है। मेंबर्स बने और अपने केस को जानें, उसका भविष्य और उसका समाधान जानें, झूठे आरोपों से बचने और अपनी जीत की आवश्यकताओं को जानें। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को देखने के बाद
यह कहा कि उन्होंने अपने पुराने फैसले अमित कपूर वर्सेस रमेश चंद्रा 2012-9 SCC 460 में रिविजनल कोर्ट की शक्तियों के बारे में बताया था। सेक्शन 397 में रिविजनल कोर्ट की शक्तियां अधीनस्थ कोर्ट के ऑर्डर्स में निहित क्षेत्राधिकार या साफ नजर आने वाली कानूनी त्रुटियों को ठीक करना है, जहां अधीनस्थ कोर्ट ने अपनी शक्तियों को त्रुटिपूर्ण तरीके से मानक कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ मनमर्जी से इस्तेमाल किया हो। रिवीजन की शक्ति को रूटीन तरीके से इस्तेमाल न करके बहुत मितव्ययिता के साथ, कंजूसी के साथ प्रयोग किया जाए। इस शक्ति को अंतरिम या अस्थायी ऑर्डर, इंटरिम और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए। चार्ज फ्रेमिंग के मामलों में रिवीजन की शक्ति का प्रयोग तभी किया जाए यदि मामला असाधारण रूप से गंभीर अन्याय की स्थिति दर्शा रहा हो। इस स्टेज पर, कब? चार्ज फ्रेमिंग पर। इस स्टेज पर एविडेंस को लेकर सारगर्भित जांच तो बिल्कुल भी ना की जाए कि यह एविडेंस आरोपित अपराध के बारे में क्या दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि रिविजनल कोर्ट कभी भी फैक्ट्स, एविडेंस और मटेरियल ऑन रिकॉर्ड की चार्ज फ्रेमिंग के समय चर्चा ना करे। यह कतई ना देखा जाए कि आरोपी वाले एविडेंस के हिस्से अपराध को साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। रिविजनल कोर्ट कभी भी एक अपीलेट कोर्ट नहीं हो सकता है। वह रिकॉर्ड पर उपलब्ध हर कानूनी गलती को वास्तविक एविडेंस हो जाने से पहले ही अपने आप ठीक नहीं कर सकता है। जो शक्तियां अपील के दौरान उस उच्चतर कोर्ट के पास आने वाली हैं, उन्हें रिवीजन की स्टेज पर लागू नहीं किया जा सकता है। चार्ज की स्टेज पर कोर्ट केवल यह देख सकता है कि क्या प्रोसिक्यूशन मटेरियल आरोपी के द्वारा अपराध किए जाने की संभावना दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। दिखा रहा है तो चार्ज लगा दिया जाए और नहीं दिखा रहा है तो चार्ज नहीं लगाया जाए। डिसप्रपोर्शनेट असेट्स के आरोप में चार्ज की स्टेज पर चार्जशीट से बाहर के दस्तावेज जो आरोपी अपनी डिफेंस में लाया हो, उन पर विचार किया जाना गैर कानूनी है। इन दस्तावेजों की सही स्टेज डिफेंस एविडेंस के समय आएगी, उससे पहले इन पर विचार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान केस में हाईकोर्ट ने न केवल आरोपी के ऐसे दस्तावेज देखे जो चार्जशीट से बाहर के हैं, बल्कि उसके ऐसे मित्रों के बयान भी पढ़े और उन पर यकीन किया जिनका अभी एविडेंस हुआ भी नहीं था, रिकॉर्ड पर नहीं आया था। न सिर्फ यकीन किया बल्कि उसके आधार पर यह निष्कर्ष भी निकाला कि ये सब बातें प्रूव्ड बातें हैं, उनके आधार पर आरोपी बरी हो जाएगा। ऐसा विश्लेषण किया जाना गैर कानूनी है और इस विश्लेषण पर टिका आरोपी का डिस्चार्ज भी गैर कानूनी है, जिसे हटाया जाना बहुत जरूरी है। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस डिस्चार्ज ऑर्डर को डिसमिस कर दिया और आरोपी को दोबारा ट्रायल फेस करने के लिए ट्रायल कोर्ट के पास भेज दिया। आप भी अपनी केस फाइल को किसी सीनियर एडवोकेट से दिखा लें और उसमें डिस्चार्ज पाना संभव है या नहीं है, यह बात पता कर लें। लालची लोगों के चक्कर में आकर डिस्चार्ज के बिना आधार के हाईकोर्ट के चक्कर ना लगाएं। इससे आपका समय और ऊर्जा दोनों नष्ट होते हैं। आपके पास सीनियर व अनुभवी एडवोकेट्स ना हो तो हमारे मेंबर अपनी पीडीएफ फाइल भेजकर हमें अपने डिस्चार्ज की संभावना का पता कर सकते हैं, और जो मेंबर्स नहीं हैं वे मेंबरशिप लेकर अपनी फाइल की जांच करवा सकते हैं। हम सदैव आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वैशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान
आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।